हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र आखिर कैसे काम करता है। आखिर इस पाचन तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। इस पाचन तंत्र में हम वन बाई वन करके ये पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषण क्या होता है, आखिर हम जो खाना खाते हैं जो उसका डाइजेशन होता कैसे है, डाइजेशन सबसे पहले होता किस मटेरियल का है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पोषण की स्वपोषी विधा के लिए अति आवश्यक आखिर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, स्वपोषण जब हम बात करें यानी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे जीव जो कि अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब खाना जब स्वयं बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि खाना बनाने की एक प्रोसेस हुआ करती है। तो आपको बताया था कि हरे पेड़ पौधे हुआ करते हैं, और साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नीले हरे शैवाल कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं ये, उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण में किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन बता रहा हूँ, जिसमें लिखा रहता है 6CO2 प्लस 12H2O, और साथ में लिखते हैं सनलाइट और लिखते हैं क्लोरोफिल। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए अति आवश्यक या रॉ मटेरियल कौन से हैं। तो देखो, CO2 गैस, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार ऐसे रॉ मटेरियल हैं जिनकी अनुपस्थिति में इनमें से एक भी एब्सेंट हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होने वाली नहीं। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज के बनने के साथ में यहाँ पर एक गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनते। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आखिर कौन सा समीकरण उपयोग किया जाता है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण निम्न में से कौन सा है। तो देखो, यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस है। पुराना समीकरण है, इक्वेशन है, उसमें यहाँ 6CO2, लेकिन यहाँ पर भी 6H2O पढ़ते थे। और अब जो समीकरण आया है, नया इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण का, उसमें 12 की जगह 6 की जगह 12H2 याद रखिए। और यहाँ पर पहले H2 नहीं लिखते थे, अब H2 लिखते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहला, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कौन सा है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर 12H2 होना चाहिए, यहाँ पर 6H2। और दूसरा, इसके लिए रॉ मटेरियल कौन से हैं, तो चार है, CO2 गैस, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, इसमें बनने वाला पहला पदार्थ आखिर क्या है। तो ग्लूकोज बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट है। इसमें बनने वाली गैस का नाम क्या है, तो गैस का नाम ऑक्सीजन गैस है। और उसके बाद में आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर क्लोरोफिल क्लोरोफिल का काम क्या है। तो देखिए, क्लोरोफिल का पौधों में अगर काम पूछा जाए तो एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दूसरा जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वो इस क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो ग्रीन पिगमेंट भी कहलाता है। क्लोरोफिल जिस सेल के कोशिकांग में है, सेल ऑर्गेनेल में है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है, जिसका सिंबल Mg होता है, ये मैग्नीशियम। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन है जो काफी पॉपुलर हुआ करते हैं, वो कुछ इस तरह से। चलिए, यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखो, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में इनमें से किसकी आवश्यकता है। तो देखो, A B C और D में सभी दिया है, तो यहाँ पर ऑल आंसर होगा। अगला है, पायरुवेट का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा दोनों में होता है, आखिर कहाँ पर होता है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन होता है, जिसे आप श्वसन कहते हैं, दो तरह का, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सी श्वसन, और एनारोबिक का मतलब होता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में आखिर होता क्या है कि सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने खाना खाया, उसमें होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटता है, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, जिसे आप कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव।
इसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाता है। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो दो पायरुवेट बनते हैं। अब यहाँ से दो कंडीशन, ये जो ऑक्सीजन गैस उपस्थित है और ये जो ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित है, अब सही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ऑक्सीजन होता है जिसको एरोबिक कहते हैं। ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में अनऑक्सीजन होता है जिसको एनारोबिक कहते हैं। अब अनऑक्सीजन कहाँ पर होगा, तो ये तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो देखो यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट बनना साइटोप्लाज्म के अंदर है। इस प्रोसेस का नाम है, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, ये भी याद रखिए। एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, दो बनते हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एक पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो पायरुवेट कितने बनेंगे, दो बनेंगे। पायरुवेट ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ऑक्सीजन में जैसे जाएगा तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में इससे वही बनता है जो आपसे पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और ऊर्जा बनती, ऊर्जा काफी मात्रा में बनती है। एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से ऊर्जा करीबन 38 एटीपी आपको मिला करती है। अब हम बात करेंगे अनऑक्सीजन। अनऑक्सीजन हुआ करता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है सेल के, और यहाँ पर एल्कोहल बनता है। आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनता है, और साथ में CO2 गैस भी बनती है, और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनती है, बहुत कम अमाउंट। इसीलिए पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन में ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर है ऑक्सीजन में मिलती है। अब ऑक्सीजन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अनऑक्सीजन हुआ करता है साइटोप्लाज्म में। तो देखो दोनों में डिफरेंस देखा जाए कि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन में आखिर अंतर क्या है। तो देखो डिफरेंस क्या है। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे आप कहते हैं वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अनऑक्सीजन हुआ करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, कोशिका तंत्र में। ऑक्सीजन में ऊर्जा ज्यादा बनती है, अनऑक्सीजन में ऊर्जा कम बनती है। ऑक्सीजन में आप देखेंगे एक ग्लूकोज के टूटने से करीबन 38 एटीपी बनते हैं। अनऑक्सीजन में एक ग्लूकोज के टूटने से करीबन 2 एटीपी बनते हैं। ऊर्जा में काफी अंतर है। ऑक्सीजन हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में हुआ करता है, जैसे ह्यूमन में होता है, जैसे हाई ग्रीन प्लांट्स हुआ करते हैं, हायर ग्रीन प्लांट्स उनमें भी होता है। और अनऑक्सीजन हुआ करता है लोअर कैटेगरी वाले होते हैं उनमें हुआ करता है, जिसमें ऊर्जा की मात्रा कम लगती है। तो यहाँ पर हम देखें कि ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन दोनों में अंतर होता है। ऑक्सीजन में कभी भी लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, अनऑक्सीजन में लैक्टिक अम्ल बनता है। और अगर देखा जाए कि वही अगर इंडस्ट्री में एल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जा रहा हो, दारू बनाने के लिए, तब वहां भी अनऑक्सीजन होता है, वहां CO2 गैस ही बनती है। और एक और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं आपको कि अनऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक स्पेशल टाइप जिसमें ग्लूकोज है कन्वर्ट होता है एल्कोहल, जो कि अल्कोहल की इंडस्ट्री में हुआ करता है। ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। उस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन या किण्वन कहलाता है। इसलिए पूछा जाता है अल्कोहल या दारू बनाने के लिए आखिर कौन सी प्रोसेस होती है। एनारोब रेस्पिरेशन का स्पेशल टाइप जिसका फर्मेंटेशन नाम होता है, जिसको किण्वन कहते हैं, वही प्रोसेस ग्लूकोज से अल्कोहल बनाने में की जाती है। चलिए यहाँ पर हम देखें तो CO2 गैस और वाटर और ऊर्जा बन रही है, तो इसका अंदर कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। इंसान ह्यूमन बींग्स आर, इंसान जिसे आप कहते हैं ह्यूमन है, वो आखिर इनमें से क्या है, सर बच्ची है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, स्वपोषी, याद रखिए। ह्यूमन आखिर किस में आता है, ओमनीवोरस, सर्वहारी में, जिस सर्व बच्ची कहा जाता है ओमनीवोरस। आमाशय रस जिसको आप गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, याद रखिए कि जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ के बाद में, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि खाना है माउथ के बाद में, मुख के बाद में, आपके फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद में आपके गुदे में जाता है, जिसको कहते हैं। के बाद ये जाता है आपके स्टोमक में, जिसको परामर्श कहते हैं।
इसके बाद खाना जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना है अनडाइजेस्टेड है, जिसका पाचन नहीं हुआ, वो जाता है आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हुआ करता है उसमें से पानी खींच लिया जाता है, और उसके बाद में ये आपकी बॉडी से बाहर आता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आता है उसको एनस कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आपकी माउथ से लेकर एनस तक एक पूरी कैनाल हुआ करती है, मस्कुलर पाइप हुआ करता है, जहां से ये फूड है ऐसे गुजरता है। अब यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं स्टोमक। स्टोमक है, उसके अंदर जूस बनता है, उस जूस को आमाशयी रस या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब इस जूस में है क्या है, तो देखिए इस जूस में मैं आपको बता दूं गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता क्या क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस या आमाशयी रस के अंदर आखिर क्या है। आमाशयी रस के अंदर एक तो पानी है, पानी में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से आमाशयी रस का पीएच मान 7 से कम होता है, 2 के आसपास होता है। और यहाँ पर HCl है, इसका भी काम है, पहला अम्लीय माध्यम बनाता है, दूसरा ये जहां भी HCl अम्लीय माध्यम बना रहा होता है वहां पर एक इनेक्टिव एंजाइम होता है। एंजाइम जो इनेक्टिव है वो होता है पेप्सिनोजन, जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन HCl जैसे ही अम्लीय माध्यम बनाता है ये एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन किसका पाचन कर देता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन के पाचन करने के बाद इससे छोटे छोटे पेप्टाइड बनते हैं, और यदि ढंग से पाचन कर दिए तो अमीनो अम्ल अमीनो एसिड बन जाते हैं। तो देखो जूस के अंदर पानी है, HCl है, पेप्सिनोजन है, इसी जूस के अंदर एक और चीज होती है म्यूकस है, जिसका नेचर होता है बेसिक। इसीलिए जब HCl की अमाउंट हमारे शरीर में ज्यादा है, हमारे आमाशय की रस के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर ये एसिडिटी बनाता है, अम्लीयता। और जब आपको एसिडिटी होते हैं तो आपको पता है कि आपने कई बार इनो को यूज किया है, तो इसका मतलब है कि खाना खाया, एसिडिटी हुई, और आपने फिर इनो को यूज किया, तो क्यों, क्योंकि इनो का नेचर कैसा है, बेसिक। HCl गैस्ट्रिक जूस के अंदर है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक। आपको एसिडिटी हुई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, इसीलिए इनो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस है उसका नेचर क्या होगा, HCl की वजह से एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त का उत्पादन और श्रावण किसके द्वारा होता है। तो देखिए बाइल इज प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय, आपको बताया कि बाइल जूस जिसे आप कहते हैं, इसके बारे में आपको बताऊं कि बाइल जूस जिसे पित्तरस कहते हैं, ये आता है लीवर, लीवर बनाता है। और आपको बता दें कि लीवर से बचने के बाद में आखिर इसको पित्त यानी पीला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट इसे कहते हैं। एक का नाम बिलिरुबिन और दूसरे का नाम है बिलिवर्डिन। इनकी वजह से पूरा का पूरा बाइल जूस होता है वो येलोइश हुआ करता है, पीला हो, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और इस बाइल जूस की एक और खासियत होती है कि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं, एक भी एंजाइम नहीं, फिर भी ये डाइजेशन कर लेता है। एंजाइम नहीं है फिर भी डाइजेशन करने वाला आखिर कौन सा जूस है, तो आंसर आता है बाइल जूस। तो देखिए डाइजेशन करता कैसा है, बड़े बड़े फैट के टुकड़े, उनको छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में बदल देता है। इस प्रोसेस का नाम इस प्रोसेस का नाम होता है इमल्सिफिकेशन, जिसको आप कहते हैं पायसीकरण। इमल्सिफिकेशन का मतलब है पायसीकरण। तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बायल जूस के द्वारा जो फैट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पर अब देखो बाइल जूस के अंदर ये तो कलर देते हैं बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, ये होते हैं बाइल पिगमेंट, याद रखिए। लेकिन ये जो डाइजेशन हो रहा है, फैट का डाइजेशन, बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे टुकड़ों में बदलना, जिसको आप एमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं, वो किसके द्वारा हो, वो होता है बाइल साल्ट के द्वारा। बाइल साल्ट की वजह से ये बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन बाइल साल्ट को सोडियम और पोटेशियम टोरोकोलेट कहते हैं।
सोडियम क्लोरोफोरेट। इस तरह से बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बनवा योग्य में करना है। दांत विली का मुख्य कार्य क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई, समझ लीजिए क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, उसके अंदर कुछ फिंगर जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती हैं, और इन्हीं फिंगर जैसी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर जब संख्या में बहुत ज्यादा होती है तो सरफेस एरिया बढ़ा देती है। सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी छोटी आंत है, और इस छोटी आंत पर फिंगर जैसे कुछ उभार होते हैं। इन फिंगर जैसे उभारों की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल पहले कम जा रहे थे, अब तेजी के साथ में यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है जिसके अंदर जो डुबरा होता है, उसके अंदर तेजी के साथ में एब्जॉर्ब होते हैं, अब शोषित हो जाते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ाकर एब्जॉर्प्शन को पास कर देते हैं। इसलिए क्या, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, ये इसका मेन फंक्शन है। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाने वाली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो आंसर होता है विली कहते हैं, या विलाई कहते हैं। कभी कभार इसको माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर भी कहते हैं। चलिए उसके बाद है, आमाशय रस के HCl का प्रमुख कार्य क्या है? द मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, प्रमुख कार्य क्या है? पहला देखो, प्रोवाइडिंग पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करना। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, याद रखिए। क्वेश्चन क्या है? गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? पेप्सिन। देखो, पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा, सूक्ष्म जीवों को मारना, किल द माइक्रो, भोजन को घोलना, डिजॉल्व द फूड। ये तीनों के तीनों फंक्शन है वो HCl के होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। इसलिए आंसर है डी। अगला है, द वसा द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज, जब वसा का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो अंतिम उत्पाद इनमें से कौन सा है? याद रखिए, जब वसा का पाचन होता है तो अंतिम उत्पाद होते हैं वसी अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। लेकिन जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, उसका जब पाचन होगा तब मिलते हैं ग्लूकोज। उसके बाद जो वसा है उसका जब पाचन होता है तब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलते हैं। वसी अम्ल मिलते हैं और ग्लिसरॉल मिलते हैं। और यदि पाचन होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन के पवित्र पाचन से मिलते हैं अमीनो अम्ल, यानी अमीनो एसिड। ये आप ध्यान रखिए। अभी आंसर क्या? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगला देखिए, पित्त की क्रिया को क्या कहा जाता है? द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, याद रखिए, पित्त रस के द्वारा जो डाइजेशन पाचन होता है, मैंने बताया था, उसको पायसीकरण या एमल्सिफिकेशन कहते हैं। आंसर है बी। अगला है, लार परिवर्तित हो जाती है, सलाइवा आखिर किसको किस में कन्वर्ट करती है? सलाइवा है। याद रखिए, सलाइवा का मुख्य काम आखिर क्या है? यहाँ पर स्टार्च हुआ करता है, स्टार्च, उसको ग्लूकोज में बदलने का काम किसका होता है? सलाइवा। कैसे होता है मैं आपको बता दूं, सलाइवा है उसकी खासियत हुआ करती है, इसके अंदर जूस बनता है, उसको कहते हैं सलाइवरी जूस। सलाइवरी जूस में क्या है? सलाइवरी जूस के अंदर पानी होता है, उसके साथ साथ में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम के बारे में बता दें आपको। उस एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और सलाइवरी एमाइलेज का ही नाम होता है टाइलेज। काम क्या होता है? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ देखिए, स्टार्च इंटू ग्लूकोज। छोटी आंत में भोजन के साथ कौन सा समूह मिश्रित होता है? विच साइड इज मिक्स्ड विद द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, छोटी आंत के अंदर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां पर दो जगह से जूस आते हैं, अलग अलग जगह से। पहले एक जूस आता है लीवर से, जिसको बाइल जूस कहते हैं, पित्तरस। दूसरा आता है आपकी पेंक्रियास अग्नाशय से, जिसको पेंक्रेटिक जूस कहते हैं।
और ये दोनों जूस जब मिल जाते हैं तो उसके बाद तीसरा जूस उसका खुद का आता है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। तो देखिए आंसर है सी। लीवर से आता है हमारा जूस, लीवर से जूस आता है लीवर से, जिसको आप लिवर से कहते हैं। और इंटेस्टाइनल जूस आता है आपके इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से, जिसको आप आंत या छोटी आंत कहते हैं। तो तीन जूस आया करते हैं, इसलिए आंसर है सी। लाइपेज का एक अच्छा सोर्स इनमें से कौन सा है? याद रखिए लाइपेज, लाइपेज का संबंध है लिपिड से। तो लिपिड का डाइजेशन, और लिपिड भी कौन सा? इमल्सिफाइड लिपिड या इमल्सिफाइड फैट। पायसीकृत फैट होता है जो पायसीकरण अभिक्रिया से बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट गए थे, बायलजूस ने उस पर रिएक्शन की थी, उस बायलजूस ने पाचन किया, और पाचन के बाद में जो छोटे छोटे टुकड़े मिले थे उन्हीं को कहते हैं इमल्सिफाइड फैट या पायसीकृत वसा। इस पर काम करता है लाइपेज। और लाइपेज आता कहाँ से है? लाइपेज आता है पैंक्रेटिक जूस से, पैंक्रेटिक जूस में होता है। अब ये इमल्सिफाइड फैट को तोड़ देगा किसमें? छोटे से छोटे अणु फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो याद रखिए जब आपको जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो पाइल जूस हुआ करता है, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। और लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित ऑर्गन है, याद रखिए जॉन्डिस में सबसे ज्यादा प्रभाव किस ऑर्गन पर पड़ता है? लीवर पर। इसीलिए फैट का डाइजेशन नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि गलती से कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं खाना है। समोसे खा गए तो वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे, वो डाइजेस्ट होने वाले नहीं है, आपको भूख लगने वाली नहीं है। इसीलिए जॉन्डिस जिसे आप पीलिया कहते हैं उसके अंदर बार बार सलाह दी जाती है कि आपको किसी भी तरह के ऑयली फूड मटेरियल का यूज नहीं करना है। इसलिए आंसर इसका डी है। देखिए अगला है टाइलिन, एक एंजाइम है जो काम हो गई है, अभी बताया था मैंने, टाइलिन एंजाइम कहाँ पर है? सलाइवा। तो इनमें से कौन सा कोई पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता? याद रखिए। और ये बताया था मैंने, विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम कौन सा उपयोग उत्पन्न नहीं करता, फिर भी पाचन कर लेता है? एक ऐसा जूस जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है फिर भी डाइजेशन करता है, मैंने बताया था आपको, वो आपके कहाँ से आता है? लीवर से। और जूस का नाम क्या है? बाइल जूस। उस जूस का नाम है बाइल जूस। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ड्यूडीनम और जेजुनम और इलियम, ये तीन पार्ट हुआ करते हैं जिसको डी जे आई के नाम से जानते हैं। ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम, इनको तीनों के तीनों पार्ट आखिर किसके हैं? आपसे पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, छोटी आंत से। तो छोटी आंत के तीन पार्ट, ड्यूडीनम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट हुआ। पैंक्रियाज के बारे में आपको बताएं, ये मिक्स किरण कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम भी बनाती है, साथ में हॉर्मोन्स भी बनाती है। पॉपुलर हार्मोन का नाम, पैंक्रियाज से रिलीज होने वाला पॉपुलर हार्मोन होता है इंसुलिन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी धातु हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने बताया था मैग्नीशियम है, लोहा है, सोडियम है, लिथियम। तो आंसर क्या है? आयरन, जिसे आप लोहा कहते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो पार्ट है। हीमोग्लोबिन के जो हीम पार्ट है उसी के अंदर आयरन प्रेजेंट है। अगला है भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, स्टार्च को आगे निम्न क्रिया द्वारा शर्करा में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो आपको ये बताना आखिर the digestion of food starts in the mouth where the starch is converted into sugar by the action of किसकी क्रिया के द्वारा स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है? टाइलिन। आपको पता है टाइलिन एंजाइम होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, इसी का दूसरा नाम सलाइवरी एमाइलेज है। सलाइवा में होता है, और जहाँ एमाइलेज आ जाए तो समझ जाइए कि स्टार्च का पाचन चल रहा है। अगला है स्टोमेटा कंट्रोल, स्टोमेटा जिन्हें सूक्ष्म रंध्र कहते हैं, और ये सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म हुआ करते हैं। टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र हुआ करते हैं, जिनके मुख्य रूप से दो काम हुआ करते हैं। पहला काम हुआ करता है ट्रांसपिरेशन, दूसरा काम होता है ट्रांसपिरेशन मतलब होता है कि पेड़ पौधों से
पेड़ पौधों के अंदर से बहुत सारी पानी हुआ करता है, बहुत सारा। वो पानी है बाष्प में उड़ता है। उस पानी का बाष्प में उड़ना ट्रांसपिरेशन यानी बाष्प उत्सर्जन कहलाता है। दूसरा काम में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस को एक्सचेंज कराना है। इंस्ट्रूमेंटा के जरिए और अंदर से बाहर आती है। तो देखो इंस्ट्रूमेंटा क्या है, किसी भी पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले टिनी पोर्स, जो छोटे छोटे छिद्र हुआ करते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन और ऑक्सीजन CO2 गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, आदान प्रदान में हेल्प करते हैं, उन्हीं को इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं। और देखो यहाँ पर पूछा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटा कंट्रोल्स क्या, लॉस ऑफ फूड मटेरियल नहीं, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एयर, लॉस, याद रखिए लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस किस अभिक्रिया के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो कितना लॉस होगा, वो इंस्ट्रूमेंटा कितना ओपन हुआ है, कितना क्लोज हुआ है, उसके हिसाब से होता है। और इंस्ट्रूमेंटा में सबसे इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, खुलेंगे और बंद होंगे, कितना खुलेंगे कितना बंद हुए हैं, उसको कंट्रोल करने वाली सेल आखिर क्या कहलाती हैं, उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। ये पहरेदारी करती है, गार्ड सेल्स कहलाती है, जिनका शेप किडनी के शेप के जैसा होता है। याद रखिए, आखिर इंस्ट्रूमेंटा के अंदर कौन सी सेल ऐसी हैं जिनका शेप किडनी के जैसा होता है, आंसर होता है गार्ड सेल। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट आती है, लाइट एनर्जी की वजह से केमिकल्स बनते हैं, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है, मैंने अभी बताया था आपको, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, CO2 गैस, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफिल, आपका आंसर है H2, वाटर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 इन ए मैमल टेक्स प्लेस, मैमल्स में हम और आप आते हैं। स्तनधारी, मेमोरी ग्लैंड जिनमें स्तन ग्रंथियां हुआ करती है, उनको मैमल्स कहा जाता है, इसमें हम और आप आते हैं। स्तनपायी जितने हैं उनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए सबसे बेहतरीन होता है एल्वियोलाई। अब एल्वियोली क्या होती है, तो हम आपको बता दें, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं कि उसमें सबसे पहले होता क्या है, उसमें एक तो ये होता है कि यहाँ से नोज से पहले नॉस्ट्रल्स हुआ करते हैं, दो हुआ करते हैं, और इसके बाद अंदर जाती है, फिर आपकी नेजल कैविटी में जाती है, तो उसके बाद ये जाती है आपके फेरिंग्स में। यहाँ से एक विंड पाइप है, उस विंड पाइप का ही नाम होता है ट्रेकिया, और उसके बाद ये जाती है विंड पाइप, एक पूरा पाइप हुआ करता है, इससे दो ब्रांच होती है, और दोनों ब्रांच में हम बात करें तो एक लेफ्ट में और दूसरी राइट में जाती है, उसको कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकी है। ब्रोंकी आगे जाके फिर टूट जाती है, ब्रोंकियोल्स बनाती है। ब्रोंकियोल्स के शरीर पर बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी संख्या में ज्यादा होती है, उनको एल्विलाई कहते हैं। यही इसी लेवल पर O2 और CO2 एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन गैस एल्विलाई से ब्लड में जाती है, और ब्लड से CO2 गैस एल्विलाई में आती है। इसके लिए उत्तर क्या है, बी। ट्रैकिया हैव इनकम्प्लीट रिंग, ट्रैकिया पर इनकम्प्लीट रिंग हुआ करती है, जो पूरी तरह से नहीं है। जैसे मैंने कहा ये विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया कहा गया, इस पर ऐसी रिंग होती है, सी शेप की होती है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती। किसकी बनी होती है, याद रखिए वो होती है लोचदार उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज। जैसे ही हवा अंदर जाती है वो ऐसे फैल जाती है, और जैसे ही बाहर निकलती है तो ऐसे हो जाती है, लेकिन ये दोनों दीवारें कोलैप्स नहीं करती, चिपकती नहीं है, नहीं तो हवा कैसे जाएगी। इसीलिए आंसर क्या है इसका, लोचदार उपास्थि यानी इलास्टिक कार्टिलेज। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी इज, आपकी बॉडी के अंदर सबसे छोटी ब्लड वेसल का नाम क्या है। देखो सबसे छोटी ब्लड वेसल का नाम हुआ करता है, वो है कैपिलरी, केशिका हुआ करता है। सबसे बड़ी आर्टरी हुआ करती है धमनी, उसका नाम होता है एओर्टा। सबसे बड़ी धमनी का नाम एओर्टा। सबसे बड़ी जो वेन होती है, नस हुआ करती है, उसको कहते हैं वेना कावा, वेना कावा। लेकिन सबसे छोटी जो होती है ब्लड वेसल, रक्त वाहिका, उसका नाम होता है कैपिलरी, जिसको केशिका कहते हैं।
अगला है इंस्ट्रूमेंट टू हियर साउंड ऑफ हार्ट। हार्ट की साउंड को सुनने के लिए, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो देखो इसका परिश्रावक है जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इन चारों के बारे में कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसको शॉर्ट में ईसीजी लिखा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रियलिटी में ग्राफ नहीं है, वो मशीन है, वो डिवाइस होती है जो कि ग्राफ तैयार करती है। और इलेक्ट्रोकार्डियो, कार्डियो मीन्स होता है हार्ट। आपके हार्ट में कहीं दिक्कत है तो जब आप हार्ट है उसका जो ग्राफ बनकर, हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, संकुचन और शीतलन है, उसका ग्राफ बनकर आता है। और जो ऑफिशियल ग्राफ है उससे कंपेयर की जाती है। जो ग्राफ देने वाली मशीन है उसको ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। लेकिन जो ग्राफ बनकर आपके हाथ में आता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो भी ईसीजी है, लेकिन दोनों की फुल फॉर्म है वो अलग। स्पिग्मोमेनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। बीपी मापने की मशीन होती है, उसको कहते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर। ये आपकी हार्ट की धड़कन हुआ करते हैं, पल्स हुआ करती है, उसको स्टेथोस्कोप से देखते हैं। हीमोमीटर ये ब्लड से रिलेटेड हुआ करता है, जो ब्लड में देखते हैं। अगला है एडल्ट मैन के अंदर नॉर्मल बीपी कितना हो? देखो ब्लड प्रेशर है क्या? ब्लड प्रेशर रक्तचाप जिसे आप कहते हैं, आपकी नसों में बहने वाला ब्लड, आर्टरियो वेंस में, धमनियों से में बहने वाला ब्लड उनकी दीवार पर प्रेशर मारता है, वही प्रेशर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहलाता है। अब इस रक्तचाप और रक्तदाब में एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों का रेशियो ही कहलाता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ज्यादा होता है 120, डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से है कि सामान्य व्यक्ति है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली 120/80 होना चाहिए। ऊपर सिस्टोलिक, नीचे क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर, जिसके आंसर है 120/80। वह उपकरण जिसके द्वारा मनुष्य का रक्तचाप निर्धारित किया जाता है, मैंने अब अभी आपको बताया था कि उसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कमेंट जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर।